देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। हम लगातार आपको हर बड़ी खबर दिखा रहे हैं विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ी हुई, इसीलिए बात सबसे बड़े एनकाउंटर की, जिस पर कहीं जश्न भी मना तो कहीं सवाल भी उठे। सवाल उठ रहे हैं एनकाउंटर की थ्योरी पर। अगले 3 घंटे TV9 भारतवर्ष देश पर सबसे बड़े एनकाउंटर की पूरी तफ्तीश करेगा। अगले 1 घंटे तक हमारे साथ देश के जाने माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद रहेंगे। उनसे एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल, एनकाउंटर की बारीकियों को समझेंगे। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर का सच क्या है? लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। विकास को 4 गोलियां लगी थी और चारों गोलियां विकास के शरीर के आर पार हो गई थी। 2 गोलियां विकास के सीने में लगी जो आर पार हो गई, 1 गोली विकास की कमर में लगी। लेकिन विकास की मौत की वजह जो इस रिपोर्ट में बताई गई वो है ज्यादा खून बह जाना। 3 गोलियां सीने में लगी, 1 कमर में लगी, 4 गोलियां लगी, लेकिन चारों गोलियां आर पार हो गई। इसको भी समझेंगे जब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद विकास का पोस्टमार्टम 1 घंटे तक चला। 3 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। इसकी रिपोर्ट CMO और SP को दे दी गई है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। 4 गोलियां लेकिन जो लगी, जिसके बारे में कल भी जानकारी आ रही थी, अब हम आपको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में जानकारी निकलकर सामने आ गई है। 4 गोलियां लगी हैं और चारों शरीर के आर पार हो गई विकास के। ज्यादा खून बहने की वजह से विकास दुबे की मौत हुई। इसका क्या अर्थ निकलता है? चारों गोलियां सीने के शरीर के आर पार हो जाना मतलब काफी करीब से गोलियां चलाई गई, ऐसा माना जाता है आमतौर पर। इसे हमारे साथ, क्योंकि अब से बस मेरे साथ जुड़ चुके हैं बहुत अहम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनसे भी समझेंगे। हमारे साथ आगे भी जो पैनलिस्ट रहेंगे उनके साथ हम समझेंगे, क्योंकि हमारी ये 3 घंटे की बड़ी कवरेज है विकास दुबे एनकाउंटर की बारीकियों को समझने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सी पाल सिंह मेरे साथ इस अगले 1 घंटे में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद रहेंगे और उन्हीं से हम समझेंगे कि दरअसल क्या है जो अभी तक जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उनकी बारीकियां विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हुई। हमारे साथ वेद भूषण जी मौजूद हैं, रिटायर्ड ACP हैं क्राइम ब्रांच दिल्ली। हमारे साथ सी पाल सिंह हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ शारदा प्रसाद हैं, पूर्व IPS हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ रणवीर शर्मा भी मौजूद हैं, पूर्व IG हैं हरियाणा के। लेकिन सबसे पहले मैं इनके पास जाऊं उससे पहले मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, मनीष यादव। मनीष यादव ही TV9 भारतवर्ष के वो संवाददाता हैं जो सबसे पहले पहुंचे थे स्पॉट पर जहां पर एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का। ये बहुत अहम जानकारी है मनीष जो निकलकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कहा जा रहा है कि 4 गोलियां लगी, ये कल से जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन चारों गोलियां शरीर के आर पार हो गई। देखिए बिल्कुल समेरा, बहुत अहम जानकारी है। 4 गोलियां लगी, शरीर के आर पार हो गई। ब्लड ज़्यादा बहे जाने से इनकाउंटर का समय 6:30 बजे, हॉस्पिटल पहुंचने का समय लगभग 8:15 से 8:30 बजे, लगभग 1.5 घंटे उसे हॉस्पिटल ले जाने में लगा। और हॉस्पिटल जो हैलेट अस्पताल है, वहाँ के लोगों का कहना था, वहाँ से जो आधिकारिक रूप से बयान आया है उनका कहना था कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचा उससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ज़्यादा ब्लीडिंग हुई जिसके चलते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। केवल ये चीज़ नहीं बल्कि बहुत सारे इस पूरे घटनाक्रम में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो सवाल खड़े करते हैं। मनीष, आप वहाँ पहुंचे थे, आप सिलसिलेवार तरीके से बताइए, आपको क्या लगता है क्या सवाल उठते हैं, बड़े अहम सवाल क्या हैं? देखिए, चूंकि लगातार मीडिया झांसी, जहां पे यूपी की सीमा लगती है, रक्सा बॉर्डर, रक्सा टोल प्लाजा, वहां से लगातार इसको फॉलो किया जा रहा था। मैं खुद जालौन में मौजूद था। जालौन में 3 गाड़ियां निकली थी, लगभग 4:25 का समय रहा होगा। 3 गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, बीच में एक सफारी गाड़ी थी जिसमें 2 STF कर्मियों के बीच में विकास दुबे को बिठाया गया था। उसके पीछे थी TUV महिंद्रा जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। वो गाड़ी लगातार 8 टोल प्लाजा से गुजरी, फिर 8 टोल प्लाजा, 12 टोल प्लाजा जो कानपुर देहात में है, और कानपुर देहात से आके कानपुर की सीमा सचेंडी इलाका जहां पर ये इनकाउंटर हुआ।
आईजी मोहित अग्रवाल का कहना था कि कहीं भी विकास दुबे को किसी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट नहीं किया गया था। जिस गाड़ी में वो उज्जैन से चला था उसी गाड़ी तक यहाँ तक लेके आए। लेकिन जो अब सवाल जो बात कही जा रही है कि टीयूवी गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसमें विकास दुबे बैठा था, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब उसे शिफ्ट नहीं किया गया था तो कैसे वो सफारी से टीयूवी गाड़ी में पहुंचा। जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उस गाड़ी के एक्सीडेंट को होते हुए किसी ने नहीं देखा, जबकि वो हाईवे है, दिल्ली से लेकर कानपुर तक जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, वाहनों का बड़ा भारी दबाव रहता है। आगे भी बात करते रहेंगे और समझते रहेंगे क्या क्या है वो शंकाएं जो लोगों के मन में पैदा हो रही है, जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सवाल है या मिसाल है ये एनकाउंटर जो हुआ है विकास दुबे का। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो है, मैंने आपको बताया, हमारे साथ सी-पाल सिंह है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, रणवीर शर्मा है, फॉर्मर आईजी हैं हरियाणा के, वेदभूषण रिटायर्ड एसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली, और शारदा प्रसाद पूर्व आईपीएस। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने रहेंगे लगातार क्योंकि वो स्पॉट पे रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जितेंद्र भी जुड़ गए हैं जो बिकरू गांव में ही हैं। बिकरू गांव में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप पूरा बैकग्राउंड समझ पाएंगे कि आखिर गैंगस्टर के एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पुलिस की थ्योरी और कैमरे की तस्वीर में बड़ा फर्क है। ये रिपोर्ट देखिए और आपको समझ आएगा क्या बैकग्राउंड है और फिर उससे जुड़े हम सवाल लेंगे। जगह जालौन उत्तर प्रदेश, वक्त रात 3:30। ये कानपुर वाले गैंगस्टर विकास दुबे की आखिरी जिंदा तस्वीर है। इसके आगे 120 किलोमीटर दूर कानपुर के करीब और ठीक 3 घंटे बाद वो इनकाउंटर होने वाला था जो विकास दुबे की उज्जैन में सरेंडर या गिरफ्तारी से भी ज्यादा सवालों से लैस है। ये इनकाउंटर मुंबईया फिल्मों की चलताऊ स्क्रिप्ट जैसा था और इसका अंजाम भी वैसा ही तय था। ये रील के रियल में रूपांतरण की गवाही थी। जगह भौती, कानपुर देहात, वक्त सुबह 6:30 बजे। गुरुवार शाम 7 बजे विकास दुबे को उज्जैन से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर के लिए रवाना हुई। जिस रास्ते से विकास दुबे को लेकर यूपी पुलिस निकली उस रास्ते उज्जैन और कानपुर की दूरी करीब 680 किलोमीटर है। लेकिन सुबह 6:30 बजे कानपुर से करीब 30 किलोमीटर पहले वो भौती गांव आ गया जो कानपुर देहात का हिस्सा है। भौती गांव में हाईवे के किनारे वो इनकाउंटर हुआ जिसमें गैंगस्टर विकास दुबे का गेम ओवर हो गया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकास दुबे से संबंधित यहां पर हुआ है। उज्जैन से यूपी की एसटीएफ की टीम उसे लेकर कानपुर आने वाली थी, लेकिन कानपुर सीमा में प्रवेश करने से पहले ही एक हादसा हुआ। काफिले की एक टीयूवी गाड़ी जो कि विकास दुबे की गाड़ी के ठीक पीछे थी, सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ था, टीयूवी गाड़ी उसके पीछे थी, वो यहां पर बारिश के चलते यहां पलटी। एसटीएफ कर्मियों का ध्यान अपनी गाड़ी की तरफ गया, गाड़ियां रुक गई। सफारी में विकास दुबे बैठा था, उसके आगे एक स्कॉर्पियो गाड़ी चल रही थी। उसी ध्यान बटन का फायदा विकास दुबे ने उठाया और एक एसटीएफ कर्मी की पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग हुई और जवाबी फायरिंग के बाद विकास दुबे को मार गिराया गया। 8 पुलिसकर्मी के हत्यारे बिकरू गोलीकांड का सरगना विकास दुबे की कहानी 172 घंटे बाद खत्म हो गई तो पूरा देश सन्न रह गया। यह सवाल उठा, आखिर पुलिस हिरासत में यूपी एसटीएफ की निगरानी में उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा गैंगस्टर विकास दुबे आखिर मौत के मुंह में कैसे पहुंच गया। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः लगभग 6:30 बजे पुलिस का उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें वो घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान अभियुक्त विकास दुबे की मृत्यु हो गई। पुलिस की थ्योरी है कि माफिया विकास दुबे को लेकर कानपुर आ रही गाड़ियों के काफिले की कार बरसात में हाईवे पर फिसल गई।
इस मौके का विकास ने फायदा उठाया और भागने की कोशिश की और आखिरकार मारा गया। लेकिन यहां सवाल है कि क्या उज्जैन से कानपुर के बीच विकास दुबे को ला रही कार बदली गई? जिस कार में विकास सवार था, क्या वही कार हादसे का शिकार हुई? देखिए, मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। यूपी पुलिस की बात माने तो हादसे वाली TUV 300 में विकास सवार था। अब जरा TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद तस्वीरें देखिए। गुरुवार शाम गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से लेकर यूपी पुलिस निकली तो रात 9:30 बजे मध्य प्रदेश के साजापुर के टोल नाके को पार की। इसके बाद रात 11:15 बजे गुना, रात 2:15 पर झांसी और आखिरी बार रात 3:30 पर जालौन टोल प्लाजा को पुलिस टीम ने पार किया। इन चारों तस्वीरों की कहानी एक जैसी है। पूरे रास्ते गैंगस्टर विकास दुबे टाटा सफारी SUV में सवार था। अब जरा विकास दुबे को कानपुर ला रही पुलिस टीम की गाड़ियां देखिए। 2 शेवरले टवेरा, 1 इनोवा और 1 टाटा सफारी। यह वही टाटा सफारी है जिसमें कई टोल नाके पर विकास दुबे 2 पुलिस वालों के बीच बैठा हुआ दिखा। आखिरी बार जालौन टोल नाके पर भी गैंगस्टर विकास दुबे टाटा सफारी में ही बैठा पाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे रास्ते माफिया विकास दुबे को लेकर आ रही कार नहीं बदली गई। यही बात उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी मीडिया को बताई। फिर सवाल है, टाटा सफारी में सवार गैंगस्टर TUV 300 में कैसे पहुंचा? हादसे वाली TUV 300 में विकास दुबे के होने की असलियत क्या है? क्या TUV के हादसे के बाद विकास दुबे फरार हुआ? पुलिस की थ्योरी के मुताबिक TUV के हादसे के बाद विकास दुबे फरार होने की कोशिश कर रहा था। STF ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन गैंगस्टर गोलियां बरसाने लगा। इसका अंजाम हुआ कि हाईवे से 150 मीटर दूर इन कच्चे रास्तों पर एक पक्का हिस्ट्री शीटर अपने अंजाम तक पहुंच गया। मनीष यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, कानपुर, TV9 भारतवर्ष। तो कानपुर पहुंचने से पहले ही एनकाउंटर हो गया, लेकिन एनकाउंटर को लेकर कई सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं, जो जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आई हैं। और इसी वजह से हमारे साथ मौजूद है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। उन्हीं से समझेंगे इस एनकाउंटर की बारीकियों के बारे में। लेकिन जो अहम सवाल हैं, आइए पहले एक बार वो सवाल देख लेते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ हम बिग वॉल पर चलते हैं और इन सवालों को देखते हैं। जो पुलिस का बयान सामने आया है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो पुलिस के बयान में क्या कहा गया है और सवाल क्या है वो आपको बताते हैं। पुलिस का बयान, और हम तफ्तीश करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सच क्या है। पुलिस का बयान यह है कि विकास वाली गाड़ी का ही एक्सीडेंट हुआ, यानी वो TUV 300 में ही था जिसका एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सवाल यह है कि पोस्टमार्टम में शरीर पर खरोच क्यों नहीं है अगर वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी में मौजूद था। पुलिस का बयान, विकास उज्जैन में सफारी कार में बैठा था, यानी उज्जैन से जब वो चला तो सफारी कार में बैठा था। लेकिन सवाल ये कि एक्सीडेंट तो TUV का हुआ, जबकि पूरे वक्त हर टोल प्लाजा पर, टोल नाके पर देखा गया कि वो लगातार सफारी में ही बैठा था। तो वो TUV में कैसे चला गया? 10 से 15 मिनट के बीच ये बदलाव क्यों हुआ? पुलिस का बयान ये भी है कि एक्सीडेंट के बाद विकास भाग रहा था। एक्सीडेंट का फायदा उठाकर विकास भागा और इस वजह से उसे रोकने की कोशिश की गई। वो हथियार लेकर भागा था। भाग रहा था तो सीने पर गोली कैसे लगी, ये है बड़ा सवाल, क्योंकि 3 गोलियां सीने पर लगी हैं विकास दुबे के और वो तीनों गोलियां उसके सीने के पार हो गई हैं। एक और बड़ा सवाल ये कि पुलिस की पिस्टल छीनकर भागा था। मोस्ट वांटेड को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई, ये बड़ा सवाल है। आप विकास दुबे जैसे हिस्ट्री शीटर को लेकर आ रहे थे जिसने एक नहीं कई राज्यों की पुलिस को छका दिया था, उसको क्यों नहीं हथकड़ी लगाई गई? अगला सवाल ये कि कानपुर में पुलिस कस्टडी से भाग रहा था,
भाग रहा था तो उज्जैन में सरेंडर क्यों किया उसने, अगर वो भागने की ही फिराक में था? क्योंकि विकास दुबे की हिस्ट्री ये रही है कि वो हमेशा सरेंडर करता था, वो फायदा उठाता था न्याय प्रणाली का, फायदा उठाता था पुलिस प्रक्रिया का। तो ये बड़े सवाल हैं जो हम सामने उठकर आते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो बयान दिया उसके आधार पर ये सवाल सामने हैं। विकास के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव खबर भी दिखा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि ये सवाल है, ये एनकाउंटर सवाल है, इस पर सवाल उठना चाहिए, या ये एनकाउंटर मिसाल है? एक और बड़ा सवाल ये भी कि भाग रहा था तो सीने पर गोलियां कैसे लगी, और ये गोलियां क्योंकि शरीर के आर पार हो गई हैं, इसके भी कई मतलब निकाले जा सकते हैं। क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर बहुत करीब से गोली मारी जाती है तो शरीर के आर पार गोली हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, तो उन्हीं से आइए समझते हैं कि दरअसल ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल उठने जायज़ हैं या ये एनकाउंटर मिसाल है। सबसे पहले सीपाल सिंह, आपसे सर मैं जानना चाहूंगी कि ये जो घटनाक्रम है, अभी तक जो जानकारियां हैं, हमने तमाम जानकारियां एक बार फिर सामने रखी। अभी जो जानकारी आई है, जो हमें जानकारी मिली है कि सभी गोलियां उसके शरीर के आर पार हो गई थी विकास दुबे के। 3 गोलियां सीने में लगी थी, 1 कमर में लगी थी, ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। आप इससे क्या समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी इंट्रोडक्शन जो आपने की है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ना कहिए, मैं दर्जनों एनकाउंटर पे गया हूं एज ए नॉट ए स्पेशलिस्ट, आईजी ऑपरेशन पंजाब, दर्जनों एनकाउंटर मैंने देखे हैं। एज ए चीफ ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स दर्जनों एनकाउंटर पे मैं गया हूं, और इसी तरह से कश्मीर में एनकाउंटर देखे हैं। तो मैं सिर्फ एनालिसिस दे सकता हूं, मैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप नहीं हूं, फर्स्ट पार्ट। ओके सर, फाइन। मैंने कल भी अर्ज किया था, मैं आईजी के तौर पर एक्सपेक्ट करता रहा हूं ऐसे एनकाउंटर अल्टीमेटली इनका एंड होना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहता, अगर आप पूछे तो ऐसे डेडली और ऐसे डास्टर्डली जो आदमी है, जिस इतना डेस्परेट है, जिसने 7 पुलिस कांस्टेबल को मार दिया और इतने क्राइम किए, उसका एंड ऐसा होना चाहिए था। सवाल ये पैदा हुआ है कि एंड क्या पुलिस करेगी या उसको जुडिशियल सिस्टम से किया जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। मैं ये कहता हूं कि जो मुर्दे हैं वो नहीं बोलते, आप उसके खिलाफ दर्जनों सवाल उठते हैं। नेक्सस कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा जबरदस्त नेक्सस था पॉलिटिकल पार्टीज का, बिजनेस मैग्नेट्स का, लैंड माफिया का और क्रिमिनल्स का और करप्शन का। लेकिन अब उसको मार के हमें क्या मिला? हम तो कोशिश यही करते हैं। सीपाल जी मुर्दे नहीं बोलते तो उससे पहले इंटेरोगेशन थॉरोली की जाए। ठीक है सर, मुर्दे नहीं बोलते, लेकिन हाँ एनकाउंटर के बारे में जी बताइए। हाँ साहब, एनकाउंटर में पहला सवाल, हाँ, आपने वहां पे उज्जैन में इसको ले लिया, एक पुलिस ने दूसरी पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अगर आपने इतनी दूर ले जाना था, आपने वहां पे ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? आपकी क्या इंटेंशन थी? ट्रांजिट रिमांड जुडिशियल वहां मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं लिया? फिर दूसरी बात, मुझे कुछ समझाने की कोशिश की गई कि हैंडकफ नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। अरे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उस गाइडलाइन के बाद कई एक केसेस हुए जिसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई इस किस्म का क्रिमिनल है तो अगर वो पुलिस उसको वारंट के बगैर आपने गिरफ्तार किया है, ले जा रहे हैं, तो जहां तक नेक्स्ट पुलिस स्टेशन है आप उसको हैंडकफ कर सकते हैं। जब फिर मजिस्ट्रेट के कोर्ट पे पुलिस करे उसकी अथेंटिकेट करे। आप ये सवाल उठा रहे हैं कि हैंडकफ क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसी गाइडलाइंस हैं, अगर आपको लगता है कि खतरनाक है, आपको लगता है कि इस तरह का हिस्ट्री शीटर है जो कि खतरा हो सकता है, भाग सकता है, ये कोशिशें कर सकता है, जो 8 पुलिसकर्मियों को पहले ही मार चुका था, उन्हें जलाने की फिराक में था, उसको क्यों हैंडकफ नहीं किया गया? ये सवाल वेदभूषण जी आप लगातार उठाते रहे। वेदभूषण जी, ये क्या अभी भी सवाल आप उठाएंगे कि हैंडकफ किया क्यों नहीं गया, क्या किया जाना चाहिए था? मैं आऊंगी वापस सर आपके पास। सुमेरा जी, अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, हार्डली अभी 24 घंटे हुए हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी केवल स्टार्ट हुई है। सरकार सीआरपीसी पुलिस को 90 डेज का टाइम देती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अभी तो केवल मात्र 30 घंटे 24 घंटे गुजरे इस चीज को।
अब आप देखिए कि अभी आपको मैं रोकना चाहूंगी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आप अपनी बात पूरी करिएगा, वेदभूषण जी बात पूरी करिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि विकास दुबे गैंग की धरपकड़ लगातार जारी है। 22 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई थी तब जबकि पुलिस पर हमला किया गया था, 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी धरपकड़ जारी है विकास दुबे गैंग की, उससे जुड़े लोगों की। मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है जो बिकरू गांव में ही है, बिकरू यानी वो गांव जो विकास दुबे का गांव है। जितेंद्र, जानना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि ये जानकारी है कि अभी भी रडार पर गैंगस्टर विकास दुबे के जो साथी हैं वो हैं और उनकी धरपकड़ की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल सुमायरा, देखिए इस वक्त पुलिस टीम बिकरू गांव के अंदर मौजूद है और जितने भी संभावित ठिकाने हैं उसके साथियों के, उन घरों के अंदर लगातार तलाशी अभियान चल रहे हैं। जो साथी विकास दुबे के एनकाउंटर के दौरान मारे गए उन सभी के घरों में भी तलाशी अभियान चल रहा है, क्योंकि कल विकास दुबे के मामा के घर से बम बनाने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है वो सामान वहां से बरामद हुआ है, टेप वगैरह से बरामद हुई हैं और कुछ और कीले वगैरह वहां से बरामद हुई हैं। तो इस तरीके की धरपकड़ लगातार चल रही है और सबसे अहम बात ये निकलकर सामने है कि कल से पुलिस लगातार गाँव के अंदर मुनादी करवा रही है। मुनादी के अंदर ये चेतावनी दी जा रही है गाँव वालों की कि अगर उन्हें जो पुलिस के मुठभेड़ के दौरान हथियार बदमाशों ने छीने थे उन हथियारों के बारे में कोई भी जानकारी है तो 24 घंटे के भीतर पुलिस से शेयर करें, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हर शख्स के घर के अंदर घुसकर पुलिस चेक करेगी, वहां पर सघन जांच की जाएगी और उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी का। तो मुनादी गांव में कराई जा रही है कि कहां पर हैं हथियार जो पुलिस से छीने गए थे। ये जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लेकिन हम फिर वापस एक बार बात करते हैं कि ये वेदभूषण जी इस तरह का अपराधी था कि गांव में पुलिस को मुनादी करानी पड़ रही है। देसी बम कल भी बरामद हुए हैं, आज भी तफ्तीश जारी है, गांव में तलाशी अभियान भी हो सकता है, चलाया जा सकता है, क्योंकि कोई मदद नहीं कर रहा था विकास दुबे के डर की वजह से, उसकी दहशत की वजह से। ऐसे अपराधी को हैंडकफ नहीं किया गया, ये क्यों? हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? अभी मैं पहले इसी पॉइंट पर आ जाते हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे। इसमें अभी 12 आदमी और चिन्हित हो चुके हैं जो भागे हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन उससे डिस्क्लोज करनी थी पुलिस उससे जानकारियां ले चुकी है, इसीलिए ओम प्रकाश पांडे और शिवम दुबे की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा जब ये एनकाउंटर हुआ तो अकेला नहीं था, उसके साथ अंदाज लगाया जाता है कि 35 हथियार उसके पास थे और कम से कम उसके अंदर 20 आदमी थे जिन्होंने इस सारे प्रकरण को बिकरू कांड में अंजाम दिया। तो अभी सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी, धीरे धीरे नेताओं की और पुलिस वालों के नाम भी आएंगे, वो भी अरेस्ट होंगे। लेकिन वेदभूषण जी, इसमें अगर विकास दुबे जिंदा रहता, वो पकड़ा गया था और वो जिंदा रहता, वो पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरता, तो ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आती, या वो मर गया तब जानकारी निकलेगी? क्योंकि मुर्दा तो नहीं बोलते जो कह रहे थे सीपाल सिंह। बिल्कुल निकल के आती सुमेरा जी, वो कोई लाल चौंच वाला हरा तोता नहीं था जो मुंह से सारी बात तोते की तरह उगल देता। वो जितनी जानकारियां पुलिस को लेनी थी, पुलिस ने उससे लगातार 11-12 घंटे इंट्रोगेशन करी है, सारी जानकारी वो पुलिस को अगर वो तोता नहीं था, आधार पर ये जो अगर वो तोता नहीं था, उसी आधार पर नहीं वेदभूषण जी, तोता नहीं था, तोते की तरह नहीं बोलता, तो फिर पुलिस का काम क्या है? ऐसे मुश्किल अपराधियों से ही जानकारी निकलवाना पुलिस का काम है और पुलिस ये बखूबी करती है। इससे ज्यादा खतरनाक अपराधियों से भी सच उगलवा लेती है। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सच नहीं उगलवा सकती थी विकास दुबे से अगर वो जिंदा रहता तो? सुमेरा जी, ये कहा जाता है He was hard potato to boil। वो ऐसा आलू था जो उबल नहीं सकता था, जो बिना कैश नहीं हो सकता था। जानकारी थी उसके कॉल डिटेल मिल सके, उसके आधार पर 68 पुलिस वाले लाइन हाजिर हो चुके हैं। पुलिस की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस उससे सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, पुलिस उससे जानकारी नहीं निकाल सकती थी। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। पुलिस उससे ज्यादा गंभीर जो खतरनाक अपराधी हैं उनसे सच निकलवा सकती है। सर, मैं वापस आऊंगी, आगे बढ़ूंगी, वापस आएंगे। जानकारी हमारे पास एक और बड़ी आ रही है, एक और बड़ी खबर ये कि ईडी के रडार पर गैंगस्टर विकास दुबे की काली संपत्ति भी है, क्योंकि उसने बहुत संपत्ति इकट्ठी की थी। ईडी ने यूपी पुलिस से संपत्ति पर जवाब मांगा है, चिट्ठी लिखी गई है यूपी पुलिस को। ये कहा है कि जानकारी दी जाए जो संपत्ति है विकास दुबे की उसको लेकर, क्योंकि विकास दुबे ने अपने इतने साल के आपराधिक इतिहास के दौरान बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए उमेश पाठक जुड़ गए। उमेश, ईडी के रडार पर भी है गैंगस्टर विकास दुबे, क्योंकि विकास दुबे ने इतने साल के अपने आपराधिक इतिहास के दौरान
बहुत सी संपत्ति इकट्ठी की थी, तो उस पर भी कार्रवाई क्या शुरू हो सकती है अब? जी बिल्कुल, ईडी ने ये जानकारी भी मांगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ में उसके पास कई संपत्तियां हैं, कानपुर में कई संपत्तियां थी, और जय वाजपेयी जिस शख्स का नाम सामने आया था गाड़ी देने के लिए, जिसमें उसकी पत्नी फरार हुई थी, जिन 3 गाड़ियों का जिक्र किया गया था जो कि विजयनगर इलाके में पाई गई थी, उसका जो मालिक जय है, उसके जय वाजपेयी के साथ इसका काफ़ी पैसा लगा हुआ है। 8.5 करोड़ रुपया जय वाजपेयी को कुछ दिनों पहले ही इन्होंने दिया था 2% के ब्याज पर, और वो पैसा उसने मार्केट में लगा रखा था। इसके अलावा तमाम और इन्वेस्टमेंट भी कर रखे थे जय वाजपेयी के थ्रू इसने। तो जय की जो पूछताछ की गई है, उसके बाद ये तमाम बातें सामने आई है कि कई जगह इसका पैसा लगा हुआ था। इस बाबत ईडी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, और इसके लिए यूपी सरकार को भी लिखा गया है, और यूपी सरकार ने तमाम और एजेंसियों को भी, यानी चाहे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या फिर लोकल बॉडी हो, उनको भी सतर्क किया है कि इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करे कि उसके नाम पर क्या चल संपत्ति थी, क्या चल संपत्ति थी, और उनकी उमेश वापस आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार जो जानकारियां वो निकलकर सामने आ रही हैं। विकास दुबे की काली कमाई पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि विकास ने यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदा था, ये जानकारी मिल रही है। हाल ही में लखनऊ में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। विकास 3 साल में 15 देशों में घूमने गया था। यूएई और थाईलैंड में पेंट हाउस खरीदा था विकास दुबे ने। लखनऊ में 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 15 देशों में घूमने गया था विकास दुबे। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं विकास दुबे के बारे में। तो 3 साल में 15 देशों में घूमने गया। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए मनीष यादव मौजूद है। मनीष, विकास दुबे की काली कमाई पर ईडी की नजर है, लेकिन देखिए किस तरह की संपत्ति उसने इकट्ठा की थी, ये जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। तो इसमें अब और अगला एक्शन क्या हो सकता है? ये 15 देशों में गया 3 साल के दौरान, क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? देखिए सुमेरा, पूरा नेटवर्क था इसका। कानपुर से वसूली किया करता था, और वसूली ऐसे औद्योगिक घरानों से की जाती थी जिन्हें संरक्षण भी दिया करता था। भू माफिया बहुत बड़ा था। जितने भी विवादित जमीन हुआ करती थी उनमें खरीदवाने और बिचवाने, बेचने का काम वो किया करता था। उसके एवज में बड़ी और मोटी रकम वसूलता था। केवल जय वाजपेयी एक चेहरा है, इसके साथ ऐसे कई सारे उसके इन्वेस्टर हैं जो विदेशों में उसका जो पैसा है उसे इन्वेस्ट किया करते थे। यूएई और थाईलैंड 2 ऐसी जो जगह हैं, वहाँ पर 2 पेंट हाउस है जिनका कनेक्शन विकास दुबे के साथ जोड़ा जा रहा है। पुलिस उस डायरेक्शन में काम कर रही है। विकास दुबे का बेटा इंग्लैंड में रहकर पढ़ाई कर रहा था, और जो देर रात ही कल लखनऊ में कृष्णानगर में जो अपने चाचा प्रेम प्रकाश दुबे हैं उनके आवास पर पहुंचा है, उससे भी पूछताछ हुई थी, उससे भी कुछ सारे इनपुट मिले हैं। तो प्रॉपर्टी को लेकर ईडी भी जांच में इन्वॉल्व हो गई है। लगातार एसटीपी शिकंजा कसी रही थी। कानपुर आवास और के लिए कानपुर नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और यहाँ ही नहीं बल्कि तमाम जानकारियां प्रॉपर्टी उसकी निकलकर सामने आ रही है। इस पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे ये जानकारी मिलेगी कि किस किस से तार जुड़े हुए थे विकास दुबे के, और कहां तक उसने संपत्ति अपनी फैलाई थी, किन किन के जरिए इन्वेस्टमेंट किया था। वो तमाम जानकारियां अब पुलिस उन पर काम कर रही है। लेकिन हम एक बार फिर वापस एनकाउंटर के ऊपर आते हैं, क्योंकि एनकाउंटर को लेकर ये सवाल है कि ये मिसाल है क्या, क्योंकि तमाम लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं कि इस तरह के गैंगस्टर का अंत ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन शारदा प्रसाद जी, हमने कुछ बहुत अहम सवाल सामने रखे। जो पुलिस का बयान है और जो जानकारी अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर जो सवाल उठते हैं, उसमें से एक बड़ा सवाल उस गाड़ी को लेकर भी है। टीयूवी, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जो गाड़ी पलट गई, उस गाड़ी के शीशे नहीं टूटे। वो गाड़ी जब तेज स्पीड में अगर हाईवे पर जा रही थी तो फिसली, तो उसके टायर के निशान वहां नहीं दिखाई दिए। हालांकि बारिश हो रही थी, तो क्या इस वजह से वो टायर के निशान नहीं दिखाई दिए? आपको क्या लगता है, इसमें भी क्या कुछ झोल है? देखिए, कुछ ना कुछ तो शक उत्पन्न होता ही है, और मुझे विश्वास है कि जब इंक्वायरी होगी तो जो पुलिस पार्टी थी वो उन सवालों का जवाब दे पाएगी। लेकिन उसके अलावा 3 प्रमुख मुद्दे हैं जो कि बीच बीच में उठाए भी गए हैं, जिनका कोई भी पुलिस पार्टी जो है वो जवाब देने के लिए उसको तत्पर रहना होगा। पहली बात, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब आप इतनी दूर ले जा रहे थे, ओवरनाइट सफ़र था, तो आपने ट्रांजिट रिमांड ना लेकर के कैसे आप ले जा रहे थे? नंबर 2, उसी पर अगर ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया, कोई बात नहीं, मजिस्ट्रेट से, कोर्ट से एक आदेश तो ले लेते कि भाई इनको हम हैंडकफ करके ले जाएंगे। हैंडकफ करके ना ले जाना तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आगे की सोची समझी चाल थी? इसका जवाब पुलिस वालों को देना ही पड़ेगा। नंबर 2,
जब आप किसी भी इस प्रकार के खूंखार अपराधी को बैठाते हैं तो जो उनके साथ बैठने वाले लोग हैं उनको सिक्योर इस प्रकार करते हैं कि उनके पास हथियार ना हो। हथियार वाला व्यक्ति थोड़ा सा दूर बैठता है जिससे कि कभी भी किसी भी समय वो बगल वाले व्यक्ति का हथियार लेकर न भाग सके। तीसरी चीज़, जो हथियार रहते भी हैं, हथियार तो सिक्योर करके रखने हैं, कुछ नहीं तो आप कमर में बांध के रखिए, लैनियार्ड से सिक्योर करके रखिए। ऐसा कैसे हथियार, क्या कोई लड्डू का डब्बा थोड़ी ना है कि लेके भाग गया। हथियार सारे सिक्योर करके रखे जाते हैं। हथियार छीन के कोई भाग नहीं सकता है जब तक उस व्यक्ति के साथ में पूरी जोर शोर से लड़ाई ना हो जाए। इस पर शारदा जी जो आप ये बात कह रहे हैं, सर एक एक पॉइंट लेकर आगे बढ़ते हैं। जो आप कह रहे हैं इसी पर बाकी लोगों की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं और फिर अगले पॉइंट पर जाएंगे। जो आपने अभी तक पॉइंट रखे, रणवीर जी आपने सुना शारदा जी को, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? और वेदभूषण जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, रणवीर जी की प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी रणवीर जी। दादाजी ने उठाए, बिल्कुल सही उठाए हैं। जब भी पुलिस पार्टी किसी शातिर मुलजिम को लेकर चलती है तो ये प्रिकॉशन लेने जरूरी है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लाना चाहता हूं। अभी ये जो इनकाउंटर हुआ है, भगवान करे इन्होंने जो कुछ किया वो सही हो, लेकिन ये जितने शक के पॉइंट हैं, इनसे वो बड़े बड़े जो राज उगलने थे, आने थे, वो अभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनकी पत्नी को उन्हें फौरी इंटरोगेशन में लेना चाहिए और उन नेताओं को लेना चाहिए जिन्होंने इसको शातिर अपराधी बनाया, और उन पुलिस वालों को लेना चाहिए जिन्होंने इसकी मदद करी। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, समाज के सामने काली भेड़ें सामने नहीं आएंगी, तो ऐसे ऐसे शातिर अपराधी हमेशा पैदा होते रहेंगे। रणवीर जी वहां तक पहुंचने के लिए इस एनकाउंटर की परतों को तो खोलना पड़ेगा। पहले तो इस एनकाउंटर की परतें खुलेंगी, उनकी जानकारियां सामने आएंगी, तब तो ये समझ में आएगा ना कि ये क्या हुआ है। दरअसल ये वाकई एक मिसाल है जिस तरह का एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, या इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल क्यों उठ रहे हैं, उनकी जड़ तक जाना पड़ेगा। पहले इस एनकाउंटर की परत को खोल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो फिर वो भी समझ में आ जाएगा कि तार कहां तक पहुंचते हैं, अगर तार पहुंच रहे हैं कहीं तक। तो इनकाउंटर की जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने भी सवाल हैं, ये पुलिस के लिए क्वेश्चन मार्क हैं। चाहे उसका ट्रांजिट रिमांड नहीं लेना, चाहे उसको हैंडकफ नहीं कराना, चाहे वो गाड़ी जिसके अंदर चल रहा था वो कैसे शिफ्ट हुई टीयूबी और कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ, ये सब सवालों के घेरे में वेदभूषण जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा सुमेरा जी, एक बात जी बोलिए जल्दी। मैंने बार बार पुलिस वाले अपने भाइयों को, आईपीएस को भी और मुलाजिमों को बार बार ये कहता रहा हूं टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, नेताओं के आदेशों पे आप अगर कोई गलत काम इनकाउंटर वगैरह करते हैं तो वो मुलाजिम को भुगतना पड़ता है। मुलाजिम को कांस्टेबल से लेकर डीसी तक भुगतना पड़ता है। मैंने ऐसे 10 केस देखे हैं। नहीं रणवीर जी आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं लगातार एनकाउंटर होते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हर एनकाउंटर पे सवाल उठाया जाता है। लेकिन वेदभूषण जी के पास चलते हैं, वेदभूषण जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। वेदभूषण जी ये जो सवाल रणवीर जी उठा रहे हैं या शारदा प्रसाद जी उठा रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? हाँ, मैं जवाब देता हूं। जी सुमेरा जी, मेरे से आपके पैनल पर जितने भी सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, तमाम मेरे से सीनियर हैं। मैं 2 पॉइंट्स पर अपनी क्लैरिफिकेशन, जो मेरी समझ है कानून की, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस में बताना चाहता हूं। ये जो ट्रांजिट रिमांड की बात आपके चैनल पर कही जा रही है, शारदा प्रसाद जी द्वारा कही जा रही है, हमारे दूसरे सीनियर ऑफिसर द्वारा कही जा रही है, ट्रांजिट रिमांड जरूरी है। उसको उज्जैन की कोर्ट में पेश किया था। मजिस्ट्रेट साहब ने यह कहा कि आपको 24 घंटे में आप इसको पेश कर सकते हैं। इसमें कानून में प्रोविजन है, अरेस्ट के 24 घंटे में कोई जरूरी भी नहीं है ट्रांजिट रिमांड लेना। उसका जवाब मैंने दे दिया, 24 घंटे के अंदर कंसर्न कोर्ट में आपको पेश करना पड़ता है। यह कानून में लिखा हुआ है, यह प्रोविजन है। नंबर 2, हथकड़ी की बात। अभी हथकड़ी के लिए यह कहा गया कि उसकी परमिशन कोर्ट से ली जा सकती थी। उसमें प्रॉब्लम यह है क्योंकि इसने सरेंडर किया था, इससे पहले भी 5 बार ये मर्डर के अंदर सरेंडर कर चुका है। उसमें कोर्ट को बताना पड़ता है कि इसका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा रहा है कि पहले भी पुलिस की कस्टडी से इसने भागने की कोशिश की थी या भाग गया था, इसके खिलाफ मुकदमे हुए थे। यदि अदरवाइज
कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट छोटा मजिस्ट्रेट नहीं भुगतना चाहेगा, क्योंकि प्रोविजन नहीं है कानून के अंदर। नहीं वेदभूषण जी, क्या कोर्ट को ये नहीं बताया जा सकता था कि किस केस में वांटेड है? कितना बड़ा उसने हत्याकांड किया है, 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया है, 35 लोगों को साथ में रखकर उसने किस तरह का हत्याकांड किया, ये जानकारियां तो कोर्ट को दी जा सकती थी। क्या ये जानकारियां कोर्ट के सामने नहीं रखी जा सकती थी कि किस तरह का हिस्ट्री शीट है? सुमेरा जी मैं उसी बात को कह रहा हूं, उसमें बड़े छोटे क्रिमिनल का नहीं है। कानून कहता है उसका प्रीवियस कंडक्ट यदि ऐसा है कि वो पुलिस कस्टडी से कभी भागा या उसने भागने का प्रयास किया है या वो वायलेंट रहा है। ये वो आदमी है जो 5 बार सरेंडर कर चुका है, इसका इतिहास है सरेंडर करने का। इस बार भी छिप छिपा के पुलिस अगली बात पर चलते हैं, अगले मुद्दे पर चलते हैं। दोनों पॉइंट पर मैं अगले मुद्दे पर चलते हैं। हथियार लेकर कैसे भाग गया, टीयूवी में कैसे गया? हथियार को लेकर शारदा जी कह रहे हैं, रणवीर जी कह रहे हैं कि हथियार को सिक्योर करना चाहिए। बराबर वाला जो साथ में बैठा था, जो अधिकारी था, उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए था। क्या यह भी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि साथ में जो बैठे हैं उनको हथियार दे दिया जाए? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कानून में यदि लिखा हुआ है तो मेरे तमाम सीनियर अफसर मुझे बता दें कि आईओ को हथियार रखने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, गाड़ी पलट गई, आप उस घटनाक्रम को भी देखिए ना, गाड़ी पलट गई और जैसे वो निकल के भागा है, उसने छीनने की कोशिश की है और वो कामयाब हो गया। आप उस पूरे और इस बारे में गाड़ी पलटने की जहां तक संभावना है, उसमें मैकेनिकल इंस्पेक्शन होना है, रोड की कंडीशन इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कंसीडर की जाएंगी। बारिश हुई थी, कैसे स्लिप हुई, मैकेनिकल इंस्पेक्शन में ब्रेक, गियर, उसकी गाड़ी कंडीशन की क्या थी, होगा ना सर, मैकेनिकल इंस्पेक्शन में क्लियर हो जाएंगे। वो सब तो जांच में निकलकर सामने आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया जो वहां पर पहुंचे, एनकाउंटर नहीं कह सकते। नहीं, कोई नहीं कह रहा है फेक एनकाउंटर, प्रथम दृष्टया कोई नहीं कह रहा सर, फेक एनकाउंटर हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, नहीं कह सकते वेदभूषण जी, हम ये नहीं कह रहे हैं हम। लेकिन जो सवाल है सामने, लोगों के मन में 1-2 हिस्से दिखाई दे रहे हैं इस समय समाज में पूरी तरह से। एक हिस्सा है जो सवाल उठा रहा है, एक हिस्सा है समाज का जो कह रहा है कि ये बड़ी मिसाल है। तो दोनों पक्षों को सामने रखकर वो किस आधार पर कह रहे हैं, उसी पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई सवाल उठा रहा है तो वो किस आधार पर सवाल उठा रहा है, क्या आधार उसके पास है, और जो मिसाल कह रहा है वो किस आधार पर मिसाल कह रहा है। जी, क्या एनकाउंटर मिसाल हो सकता है? सुमेरा जी, दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसमें हमारे इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। उस टाइम भी लोगों ने सवाल उठाए थे। हिंदुस्तान में जितने एनकाउंटर हुए हैं उनको सबको सवालों के घेरे में एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठता है हमेशा? यही सवाल ले लेते हैं सीपाल जी। ऐतराज नहीं है सीपाल जी, एनकाउंटर जब भी होता है, एनकाउंटर के बाद ये सवाल उठने हर बार हमेशा शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमेशा तो गलत नहीं होते एनकाउंटर, एक भी हमेशा गलत थोड़ी होते हैं एनकाउंटर। सवाल उठ जाने की बात और है, या तो लोग ऐसे भूषण जी बोलने में जिस समय खत्म हो रहा है, सीपाल जी कोर्ट में सवाल पैदा करते हैं आर्मी। मैं ये कर रहा हूँ, ये इजाजत दे मुझे, एसीबी साहब जरा 2 मिनट चुप कर जाए तो मैं बात करूं। ये बीच में इंटरफियर कर रहे हैं तो मैं इसके लिए बात बोलो, चुप ही नहीं कर रहे। पहले वो चुप कर जाए फिर मैं बात बोलिए सर, बोलिए, समय खत्म हो रहा है, बोलिए सीपाल जी, चुप हो गए। सबसे पहली बात, ये एसीपी साहब रिटायर्ड अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि उसने सरेंडर किया, जबकि वहां के पुलिस कह रही है उसको अरेस्ट किया। माफ कीजिएगा, समय हमारा खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, समय हमारा खत्म हो रहा है। लेकिन ये जो सवाल हैं वो बने हुए हैं, 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं समाज में। एक हिस्सा है जो सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा है जो ये कह रहा है कि ये मिसाल है और इस तरह की मिसाल आगे भी स्थापित की जानी चाहिए। उनके मुताबिक इस तरह के दुर्दांत अपराधी का ऐसा ही अंत होना चाहिए था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इंप्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।